हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट से। आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको डिसिप्लिन 1 के 20 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले आप वो क्वेश्चन देख लो जाके। आज हम डिसिप्लिन 2 इसका सॉल्व करेंगे। आंसर तो ऑलरेडी दिए हुए हैं आपके सामने, बट मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हु साइन द सर्टिफिकेट आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड वेदर एन एक्सकवेशन इज माइन अंडर सेक्शन 82 ऑफ द माइन एक्ट। देखो, माइन एक्ट का एक सेक्शन होता है 82। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती, ये डिसीजन लेती है कि कौन सा एग्जीक्यूशन मतलब कौन सी खुदाई माइन है या नहीं। तो उसके बाद जारी एक सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट पे साइन कौन करता है? ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट पे साइन करता है सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो अब सेक्शन 82 क्या कहता है। सेक्शन 82 कहता है कि एक्सकवेशन, इसका मतलब सेक्शन 82 का मेन पर्पस क्या है, कोई भी एक्सकवेशन माइन एक्ट के अंतर्गत माइन मानी जाएगी या नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, उस पे एक सर्टिफिकेट, उसके और उसके डिसीजन के बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और उस सर्टिफिकेट को कौन साइन करता है? सेक्रेटरी टू द जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज मिनिमम imprisonment term an employer can face for failing to pay maternity benefit to a woman entitled under the maternity benefit act? देखो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एंटाइटल्ड वुमेन मतलब वो उसकी हकदार है मैटरनिटी बेनिफिट की, ठीक है, उसको मैटरनिटी बेनिफिट का भुगतान नहीं करता, तो उसे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम कितनी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट पूछा है तो वो होती है आपकी 3 मंथ। ठीक है, और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 मंथ से लेके 3 मंथ टू ये 1 ईयर तक जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। under the Plantation Act 1951, within what time frame must an application for compensation be made following the collapse of the house to the commissioner? चलो ये क्वेश्चन समझते हैं। देखो, प्लांटेशन एक्ट होता है, ठीक है, प्लांटेशन एक्ट में अगर किसी का हाउस, ठीक है, प्लांटेशन एक्ट में किसी का हाउस अगर कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स मतलब ढह जाता है, ठीक है, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है, तो कंपनसेशन के लिए, कमिश्नर के पास एप्लीकेशन कितने टाइम में देनी है? ठीक है, ये वाला ये क्वेश्चन ये कह रहा है। अब ये देखो, प्लांटेशन एक्ट में क्या होता है कि प्लांटेशन जो वर्कर होते हैं ना, प्लांटेशन वर्कर जो होते हैं उनके वेलफेयर और सेफ्टी से कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एक्ट के अकॉर्डिंग यदि प्लांटेशन में कोई घर बना हुआ है, ठीक है, प्लांटेशन के अंदर ही बना हुआ है ना, देखो मान लो जैसे ये प्लांटेशन है आपका, इसमें कोई घर बना हुआ है और ये ढह गया, ठीक है, तो इसमें जो वर्कर रह रहा होगा वो वहां का उसके कंपनसेशन का हकदार होता है, तो वो कमिश्नर के पास उसे जाना होता है। तो वो कितने टाइम में जाना होता है? वो जाना होता है आपका 6 मंथ। ठीक है, देखो जो ये 6 मंथ है ना, अगर इसमें वो अपना एप्लीकेशन नहीं देता, कमिश्नर को एप्लीकेशन नहीं देता, तो क्या होगा? उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अंडर द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी व्हाट डज कंपनसेशन रेफर टू?
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में कंपनसेशन किसको रेफर करता है? देखो, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या है ना, अलग अलग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में अलग अलग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, तो उनको चैप्टर्स में बांटा गया है। इस कोड के अकॉर्डिंग कंपनसेशन का अर्थ क्या है? कंपनसेशन शब्द का अर्थ है वो कंपनसेशन जो चैप्टर 7 में आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें ये क्या कवर करता है? देखो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट चैप्टर 7 में आता है, और ये क्या क्या कवर करता है ये भी आप सुन लो। ये आपका कवर करता है एम्प्लॉयमेंट, ये मेरे पेन में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसलिए गलत लिखा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी कवर करता है, ऑक्यूपेशनल डिसीज कवर करता है, और इसी के लिए कंपनसेशन का प्रोविजन है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, as per section 6 of the maternity benefit act 1961, for any woman who has not given notice when she was pregnant, which of the following is true? ये कह रहा है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर कोई वुमेन नोटिस नहीं देती, वो भूल जाती है नोटिस देना, ठीक है, तो इसमें से क्या ट्रू होगा? तो उसमें क्या होगा कि जब उसकी डिलीवरी होती है ना, शी may give such notice as soon as possible after the delivery, जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसके डिलीवरी के इमीडिएटली या जितनी जल्दी हो सके उसको नोटिस देना होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि सी लॉस ऑल मैटरनिटी बेनिफिट, तो ये गलत है। सी लॉस द मैटरनिटी बेनिफिट टिल सी द नोटिस, ये भी गलत है। से हर एंटाइटल बिगिन आफ्टर डे ऑफ नोटिस, तो ये भी गलत है। वो स्टार्ट हो जाता है, उसका एंटाइटलमेंट बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसे डिलीवरी के तुरंत बाद विद इन 24 आवर्स या इमीडिएटली जो भी एज सुन एज पॉसिबल हो उसे नोटिस देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What is the maximum number of person that can be employed in very small establishment as provided under the Labor Law Exemption Act 1988? देखो, लेबर लॉ एग्जाम्पशन में जो छोटी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट होती है उनमें कितने पर्सन्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है? तो देखो, पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि ये वाला लॉ किस लिए होता है, ठीक है। लेबर लॉ एग्जाम्पशन फर्निशिंग रिटर्न, ये किस लिए होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? देखो, इसका ना एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बहुत छोटा एस्टैब्लिशमेंट है वो रिटर्न फर्निश करने के लिए और रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कंप्लायंस से एग्जाम्पशन देते हैं, ठीक है। और वेरी स्मॉल के लिए ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में कितने मेंबर होने चाहिए? 9, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एज पर सेक्शन 5 इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, when do the wages in an industrial become payable if they are less than 1000 people employed? ये कह रहा है कि पेमेंट ऑफ वेज के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 से कम एम्प्लॉय हैं तो उनकी वेजेस कब दी जाएगी? वो दी जाती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7th। 1000 से कम बोला है और यहाँ पे बोल देता मोर देन, तो यहाँ पे हो जाता बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Who shall be responsible to maintain his establishment such health, safety, working condition for employee under the occupational safety, health and working condition? ये कह रहा है occupational health and working condition के अकॉर्डिंग मतलब किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि एस्टेब्लिशमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनकी स्वास्थ्य, सुरक्षा और इन सबको देखे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सुपरवाइजर की नहीं, मैनेजर की नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ऑप्शन नंबर 3 एम्प्लॉयर की, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 9। देखो, what does the term employer include in context of factory as per Industrial Employment Standing Order Act? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर एक्ट के संदर्भ में फैक्ट्री के मामले में, ठीक है, फैक्ट्री के मामले में पूछा है कि एम्प्लॉयर कौन होगा, ठीक है, कौन सी टर्म आती है। तो देखो, ये इसका आंसर है द पर्सन नेम इज द मैनेजर ऑफ फैक्ट्री अंडर सेक्शन 7(1) सब क्लोज का भी क्लोज एफ ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। तो यहाँ पे क्या आता है? देखो,
फैक्ट्री एक्ट की 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 की सेक्शन 1F के अकॉर्डिंग हर फैक्ट्री के लिए एक मैनेजर का नाम नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, और वही व्यक्ति स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के पर्पस के लिए एम्प्लॉयर माना जाता है। अब ये देखो, इन्होंने सब क्लोज के भी पूछ रखे हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें सेक्शन ही याद ही नहीं हो रहे, तो देखो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का पेपर है, इसमें सब क्लोज भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप सेक्शन के साथ साथ सब क्लोज पे भी ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। बाकी रैट्स आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी स्कोप ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। बोनस एक्ट का प्राइमरी स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? तो क्या होता है वहां पे, ये होता है, ये एक्ट वहीं पे लागू होता है जहां पर फैक्ट्री हो और उसमें 20 या 20 से मोर पर्सन एक अकाउंटिंग ईयर में एम्प्लॉय हो चुके हो, तो वहां पे बोनस एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये इसका आंसर है, सिंपल। इससे इजी क्वेश्चन इसमें मैं क्या ही समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, appellate authority shall send copies of it order to। देखो ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग एप्लेट अथॉरिटी अपने ऑर्डर की कॉपी किसे भेजती है? तो वो भेजती है सर्टिफाइंग ऑफिसर को। कितनी कॉपी भेजती है? 5, ठीक है। किस सेक्शन में भेजती है? सेक्शन 6 में। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हाउ मेनी नर्सिंग ब्रेक। नर्सिंग ब्रेक कितने दिए जाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में? देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यदि कोई कर्मचारी महिला बच्चे को जन्म देने के बाद काम पर लौटाती है तो एम्प्लॉयर को हर दिन उसे 2 नर्सिंग ब्रेक देने कंपल्सरी हैं। देखो 2 देने होते हैं और किस सेक्शन में आते हैं? 1 और 1 11। सेक्शन 11 में कितने? 2 नर्सिंग ब्रेक। सेक्शन 11 में 2, 1 और 1 2। ये आपकी ट्रिक बन गई, ठीक है। चलो और अच्छा एक चीज बताना कि जो ये ब्रेक होते हैं वो रेगुलर, यार पैर में क्या हो रहा है, रेगुलर, रेस्ट, इंटरवल के साथ होते हैं या अलग होते हैं, ये बताना है। ये आपको कमेंट में मेंशन करना है। नहीं पता हो तो पूछ लेना, बता दूंगी मैं। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया हमने। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री में एम्प्लॉयर कौन होता है? तो फैक्ट्री में एम्प्लॉयर कौन होता है? ऑनर और ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये चीज देख लेना है, क्वेश्चन इतने घुमा के पूछे गए थे प्लस बी में, आप खुद भी देख सकते हो कि सिंगल सिंगल मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन घुमा के पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आपको सारे एक्ट नहीं आते होंगे आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि आप बेयर एक्ट से ही पढ़ो, क्योंकि मोस्टली मेरे पास क्या क्वेश्चन आता है कि मैडम लेबर लॉ कहाँ से पढ़ें। तो लेबर लॉ के लिए मैं कोई बुक रेफर नहीं कर सकती, क्योंकि बुक से बेस्ट क्या है? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट उठा के पढ़ो। बेयर एक्ट पढ़ने नहीं आते तो मैंने बेयर एक्ट के बहुत वन शॉट वीडियो डाले हुए हैं, बेयर एक्ट से ही पढ़ा के डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो लाऊं। पर कई बार क्या होता है कि मोस्टली मेरे चैनल पे क्या है, वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस चीज़ का बुरा लगता है। सब्सक्राइब भी कर लिया करो प्लीज़। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी कैन द स्टेट वेलफेयर बोर्ड हैव एज पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। इसमें ये क्या पूछ रहा है? चलो ये देखते हैं। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेट वेलफेयर बोर्ड में, स्टेट वेलफेयर बोर्ड में, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? ठीक है, तो देखो इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 15 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। और
कैसे होते हैं? स्टेट वेलफेयर बोर्ड में चेयरमैन के साथ साथ चेयरमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी के साथ साथ 15 मेंबर होते हैं, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते स्टेट वेलफेयर बोर्ड में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो बेयर एक्ट, मैंने बेयर एक्ट से पढ़ाया है, उसमें केस लॉ भी करवाए, वो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। कोर्स के नाम वन शॉट बेयर एक्ट के नाम से मैंने एक कोर्स बनाया हुआ, वहां देख लेना। और एक आरआरबी का बना हुआ वहां पर भी है, वो देख लेना। तो देखो मैंने मैटरनिटी भी करवाया हुआ है, आईडी में आपको करवा ही रही हूँ, आईडी भी चल ही रहा है, पेमेंट ऑफ बोनस भी करवाया हुआ है, BOCW भी करवाया, बहुत सारे एक्ट करवाए हुए हैं। तो अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर सकते हो तो फ्री में जाके देख सकते हो। ठीक है, और मैंने एक एक बेयर एक्ट की एक एक लाइन तोड़ तोड़ के वहां पे पढ़ाई गई है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने बेयर एक्ट की एक एक लाइन तोड़ के पढ़ाई होगी। तो आप वहां से पढ़ सकते हो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा बिना पैसे खर्च किए भी। और अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छा कंटेंट चाहिए या ज्यादा डीप में और डाउट वगैरह आते हैं, तो आप मेरा 499 वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट, when does the notification fixing or revising the minimum rate wage come into force? देखो, मिनिमम वेज एक्ट 1940 एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग फिक्स या रिवाइज करने वाला नोटिफिकेशन कितने टाइम बाद इफेक्ट में आता है? तो देखो, तो वो कब आता है? देखो, जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेज को फिक्स या रिवाइज करती है ना, फिक्स या रिवाइज करती है, ठीक है, और उसके लिए नोटिफिकेशन इशू करती है, तो इशू की तारीख से, जिस दिन नोटिफिकेशन इशू किया उसकी तारीख से 3 मंथ पूरे होने के बाद, ठीक है, 3 मंथ पूरे होने के बाद वो इशू हो जाता है। और ये क्यों किया जाता है? इसका पर्पस ये होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को नई वेज रेट के लिए इनफ टाइम मिल जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एज पर द सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन रिड्रेसल एक्ट, ए रिस्पोंडेंट मीन, इसमें पूछा गया इस वाले एक्ट में रिस्पोंडेंट पर्सन का मीनिंग क्या, मीनिंग किस सेक्शन में आता है? तो ये आता है सेक्शन 9 में, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ठीक है, रिस्पोंडेंट कौन होता है? अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखो, रिस्पोंडेंट कौन होता है? रिस्पोंडेंट, ये इसका मीनिंग समझा देती हूँ आपका। रिस्पोंडेंट कौन होता है? रिस्पोंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ एग्री वुमेन, पीड़ित महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दर्ज की है, और ये आती है सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 वो सेक्शन है जो प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट बताता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। Which of the following is a conclusive evidence that trade union has been duly registered under section 9 of Trade Union Act? चलो, ट्रेड यूनियन 96 के अकॉर्डिंग, ट्रेड यूनियन एक्ट 96 के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है या नहीं? तो देखो, ट्रेड यूनियन एक्ट 96 की सेक्शन 9 क्या क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 9 ये डिफाइन करता है कि जब भी कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाती है, ठीक है, रजिस्टर हो जाती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन उसको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्टिकल
65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये तो आप कर ही सकते हो। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 16(5) कहता है 16 सब प्लस 5 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सबको बराबर की इक्वालिटी देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेक्शन 16 सब प्लस 5 के अकॉर्डिंग स्टेट को ये राइट होता है कि किसी भी रिलीजियस और नेशनल इंस्टीट्यूशन के मामले में ठीक है एम्प्लॉयमेंट से संबंधित शर्तें रख सके। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, मंदिर में पुजारी रखा जाएगा, मस्जिद में इमाम, क्या बोलते हैं, इमाम ही बोलते हैं, हाँ, चर्च में पादरी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। इट अलाउ द स्टेट टू प्रोवाइड स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन रिलीजन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो रखा जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। What form of payment are included under term remuneration as per the Equal Remuneration Act 1976? तो कौन सी टर्म आती है रेम्यूनरेशन में? बोथ केस इन काइंड पेमेंट। बेयर एक्ट से उठाई गई एक एक लाइनें चेक कर लेना, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मीन्स home based worker, self employed worker or wage worker, unorganized sector included worker in the organized sector who is। अब ये पूछ रहा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का क्या अर्थ है। देखो उसमें क्या क्या आता है, होम बेस वर्कर आता है एक तो, ठीक है, ये करेक्ट है। होम बेस वर्कर आता है, सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर आता है, वेज वर्कर आता है, ठीक है। और ये किस किस में कवर होते हैं? ये तो पेमेंट ऑफ बोनस में कवर होते हैं, मिनिमम वेज में कवर होते हैं, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये दोनों ऑप्शन देखो कवर होते हैं या नहीं होते? तो नहीं होते, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो आज का हमारा ये क्वेश्चन डिसिप्लिन यहीं खत्म होता है। अब इसके आपके बचे हैं ये वाला डिसिप्लिन 3 बचा है आपका ये, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।